नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा विषय है हमारा स्वास्थ्य और मनोविज्ञान। जब हम ये देखते हैं कि बात स्वास्थ्य की होती है तो अक्सर हमारा ध्यान केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि मन का भी एक विज्ञान होता है। लेकिन सवाल है कि मन का विज्ञान है क्या, और क्या मानसिक स्वास्थ्य से इसका सीधा संबंध है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य के पर्याय के रूप में ही हम मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। क्या परेशानियां आती हैं जब मानसिक स्वास्थ्य के रास्ते में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, कोई बाधा आ जाए? किस तरह की होती है ये बाधा, किस तरह के होते हैं ये रोग, और कैसा होता है इनका निदान? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज हमने अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है महारानी अस्पताल जगदलपुर में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पद पर पदस्थ मोनिका साहू जी को। मोनिका जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मोनिका जी, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, ये क्या होता है? क्योंकि लगता है कई बार कि मन का क्या विज्ञान हो सकता है। जी सर जी। मनोविज्ञान विज्ञान का ही एक शाखा है और इसके अंतर्गत जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे चिंतन है, सोच विचार है और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जी। और अगर विज्ञान की बात करें तो प्रायः ये लगता है कि वो कुछ जटिल प्रक्रिया होगी। जी सर। तो ये कितनी सरल या जटिल है, कैसी है ये व्यवस्था आपकी? ये भी एक प्रक्रिया ही है। जी। जैसे कुछ मेंटल पेशेंट अगर आ रहे हैं, मानसिक रोगी अगर आ रहे हैं, तो ये नहीं कि तुरंत ही वो ठीक होकर चला जाएगा। तो एक लंबा प्रक्रिया चलता है कि जैसे हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, तो उनका एक प्रोसेस होता है जो कि प्रॉपर उनको करना होता है। अगर दवाइयाँ ले भी रही है तो उनका एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन तक उसको लेना पड़ता है। मतलब एक प्रक्रिया है ये। जी सर, बिल्कुल। विज्ञान है तो एक प्रक्रिया है। जी भी। और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम व्यक्ति का इलाज करते हैं, निदान करते हैं। जी सर। जी। अच्छा, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा अगर आपके शब्दों में जानना चाहे तो कैसी परिभाषा होगी? जी सर। स्वस्थ व्यक्ति वह है जिनकी की एक नियमित जीवनचर्या होती है, जो अपने कार्य को समय पर पूरा करते हैं और इसके अलावा हर परिस्थितियों के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, दूसरों के लिए भी मान सम्मान, आत्मसम्मान की भावना रखते हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जी। मतलब उचित अनुचित का जो अंतर है वो उनको पता होता है। जी सर। जी। और अपने बारे में कि मेरा आत्मसम्मान क्या है, मेरा आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए। हाँ, और दूसरों का सम्मान भी करना जानते हैं। जी हाँ। इसके अलावा उनका जो प्रॉपर जैसे जीवनचर्या होती है, नियमित जीवनचर्या, वो भी, और उनका जीवन का लक्ष्य एक निश्चित होता है। अच्छा, मतलब सब कुछ जो है वो व्यवस्थित होता है। जी सर, व्यवस्थित होता है। जी। ये बताइए मुझे कि मानसिक अस्वस्थता की बात करें तो ये कैसी स्थिति होती है? कब हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है? मानसिक अस्वस्थता की कुछ चीजें, जैसे कि उलझन में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं, अवसाद की अवस्था में आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम निराशाहीन हो जाते हैं, उदास रहना शुरू कर देते हैं और वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। सामाजिक संपर्क से उनका संपर्क टूट जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, नींद की समस्या उनको होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा व्यक्ति जो है कभी कभी अपने आप को इतना निराश महसूस करते हैं कि आत्महत्या जैसे विचार भी आना शुरू कर देते हैं। प्रमुख रूप से किस किस प्रकार के मानसिक रोगी बस्तर जैसे क्षेत्र में आपके संपर्क में आते हैं? बस्तर क्षेत्र में सबसे जो प्रमुख मानसिक रोगी है वो नशे को लेकर के आते हैं, क्योंकि नशे के कारण से बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ का एक कल्चर है, तो उसके कारण से भी एक तरह से ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं उसमें सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो गंभीर मानसिक समस्या के रूप में देखा जाता है। तो उस तरह के रोग भी यहाँ पर आते हैं। और उसके अलावा चिंता विकार है, अवसाद है, नींद की समस्या किसी को हो रही है, तो इस तरह के रोगी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी। अच्छा, क्या संकेत देते हैं ये रोगी? अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इन रोगों से पीड़ित है तो कैसे घर वालों को या उसके साथ रहने वालों को पता चलेगा? किस तरह के संकेत अपने व्यवहार से वो देते हैं? जी सर। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, शहर में भी ये चीज देखा जाए, तो कुछ लोग, हम लोग जैसे गांव में देखते हैं, कुछ लोग किसी को भी पत्थर उठा करके मार दे रहे हैं, किसी को भी बेवजह, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है फिर भी चिल्ला दे रहे हैं, चीख रहे हैं, अपने आप में बड़बड़ करते जा रहे हैं, अपने आप में हंसते हुए दिख रहे हैं। कोई बार बहुत ज्यादा नशा करके रोड पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा अगर हम और जाने की कोशिश करें तो व्यक्ति अपने आप को अकेला कर लेता है, बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करता है, सामाजिक संपर्क
पर बिल्कुल तोड़ देता है, भूख ठीक से नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं खाते हैं जी। उसके अलावा नींद पूरी नहीं हो पाती है जी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसे अनहोनी बातें करना, कभी कभी एकदम बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं इस देश का नेता हूँ, मैं इस देश का या इस मूवी का निर्माता हूँ, तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करना शुरू नहीं है वो जी सर, वो काल्पनिक रूप से अपने आप को उसमें प्रस्तुत करते हैं जी सर। और उसके अलावा उनमें भ्रम जैसी भावना भी पैदा हो जाती है, जैसे कि उनको अंधेरे कमरे में भी जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कोई तो वहां पर खड़ा है, कान में कुछ आवाज सुनाई देना, बिना किसी चीज का आवाज के भी उनको कान में कुछ आवाज सुनाई देता है, घर वालों के खिलाफ उनको ऐसा शक होता है कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इस तरह से मनोभ्रम मतिभ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। और कुछ लक्षण है जिससे घर वाले पहचान सकते हैं कि जैसे पहले उनका व्यवहार कैसा था और पिछले कुछ दिनों में अगर उनको परिवर्तन दिखाई दे रहा है व्यवहार में, तो वो पहचान करके ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो कुछ ना कुछ संकेत जो रोगी है वो जरूर देते हैं जी। अब बात आती है कि किस स्थिति में हम ये तय करें कि उस व्यक्ति को चिकित्सक के पास लेकर जाना है। जैसे कि जो प्राइमरी जो लक्षण है प्राथमिक रूप से, जैसे खाना ठीक से नहीं खा रहे या नींद नहीं आ रही, ऐसा कुछ देखते हैं, तब तो थोड़ा सतर्क उस टाइम पे परिवारजनों को हो जाना है। उसके अलावा जब व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, बिना किसी बात के भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी बोल दे जा रहे हैं किसी को, अपने आप को एकदम अलग कर लिए हैं, तो फिर उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब इनको चिकित्सा की जरूरत है। विशेष करके विद्यार्थी वर्ग में या जो लोग अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं और रोजगार की तलाश में हैं, इन लोगों में इस तरह की मानसिक अस्वस्थता जो है बहुत ज्यादा इन दिनों देखने में आ रही है। हर दूसरे तीसरे परिवार में हम ये देखते हैं कि आज डिप्रेशन की बात होती है, अवसाद की बात होती है। तो क्या कारण नजर आता है इसका कि क्या उसके आसपास परिस्थितियां बनी होंगी, किस तरह की परिस्थितियों में ऐसी स्थिति पैदा होती है? अगर विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि विद्यार्थी हैं और उनका स्कूल अगर चेंज हो गया है, जी हाँ, स्कूल अगर परिवर्तन हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स की ड्यूटी कहीं अलग है, अचानक से उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जो स्कूल में परिवर्तन होते हैं तो वो उनका तनाव का कारण होता है, क्योंकि वो एक अटैचमेंट हो जाता है उस बैकग्राउंड से। उसके अलावा उनके जो दोस्त हैं तो उनको एक डर रहता है कि नहीं अब मुझे मेरे दोस्त से दूर जाना पड़ेगा, तो वो डर हो जाता है। उसके अलावा नया चीज में जो नया जगह आया है वहां जो परिवर्तन हुआ है, वहां की वायु है, जलवायु है, टेम्परेचर, तापमान है, तो वो भी प्रभावित करती है। उसके अलावा घर का कैसा कंडीशन है, जो उनका घर फैमिली का बैकग्राउंड है वो कैसा है, और जो नया एक जगह में गए हैं वहां का कैसा इन्वायरमेंट है। इसके अलावा उनके जो संगी साथी है उसके साथ कैसा है, अगर वो बहुत ज्यादा नशे की गिरफ्त में है तो उसका असर उस पर पड़ सकता है। परिवार में अगर सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है, या इसके अलावा कोई फिजिकल और इमोशनल अब्यूज हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर भी ऐसा देखने को मिलता है कि सेक्सुअल अब्यूज हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, तो वो भी इसका एक कारण बन सकती है। और जैसे कि सर जॉब की बात की तो आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो भी कहीं ना कहीं तनाव का कारण है। कैसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिसमें बच्चे खुलकर अपनी बात बता सकें? जैसे कि सर बच्चे हैं तो ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, या कई बार चीज़ें उनको समझ नहीं पाती है, तो ये डिपेंड करता है कि किस किस उम्र के साथ ऐसा हुआ है। अगर वो छोटे बच्चे के साथ हुआ है तो वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगी। उस टाइम पे वो नहीं समझते कि क्या उनके लिए अच्छा है, कौन सा किस तरह का टच हो रहा है उनके लिए अच्छा है, कौन सा बैड टच है। तो एक प्रॉपर एजुकेशन उसको मिल जाने से वो बात कर सकेंगे। उसके अलावा हमको उन्हीं की तरह बन करके बोलना पड़ेगा। अगर हम उनको बड़े बनकर और बच्चे से इस तरह से बात करेंगे तो वो अपनी बातों को नहीं बता पाएंगे। तो जिस तरह से वो खेल खेल में बातों को कहना जानते हैं, वैसे ही हमको उनके साथ जो व्यवहार बना करके रैपो एस्टैब्लिश करके उनसे बात करके हम पूछ सकते हैं। तो बताइए कि शासकीय महारानी अस्पताल में किस प्रकार की सुविधा मानसिक रोगियों के लिए है? जो महारानी अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उसमें सर कुछ कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है ओपीडी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, और आईपीडी है। ओपीडी में जो होते हैं पेशेंट्स जो पहले एक बार आ चुके हैं, उसके बाद जो बराबर दूसरे तीसरे बार आते हैं, जो प्रॉपर फॉलोअप के लिए आते हैं वो होते हैं। आईपीडी में जैसे गंभीर मानसिक बीमारी है, या कोई आत्महत्या करके आए हैं, आत्महत्या करने की कोशिश किए हैं वो आए हैं, या बहुत ज्यादा नशे की गिरफ्त में है और छोड़ना चाहते हैं, या फैमिली वाले चाहते हैं कि वो छोड़े, तो इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको हम लोग आईपीडी में एडमिट करते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, 3 प्रोग्राम जो बेसिक रूप से चलते हैं। एक सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम है, आत्महत्या रोकथाम प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, और इसके अलावा लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं,
और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग जगहों, इंस्टीट्यूट में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के, वर्क प्लेस में जाकर के, इवन बटालियंस में भी जाकर के हम लोग ये प्रोग्राम्स देते हैं। और कम्युनिटी विजिट भी करते हैं। ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं जाकर के लोगों को अवेयर करें, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें आ रही है वो जागरूकता नहीं है उसके कारण से आ रही है, और जो लोगों की एक धारणा होती है कि नहीं हमको पागल समझा जाएगा, तो इस तरह से जो कारण है जिसके कारण से वो उस तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन वहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं जिससे लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, तो हमने कोशिश किया है कि जाकर के उनको जागरूक करें, उनके बारे में बताएं। थोड़ा ही नहीं सही, कहीं 10 भी आते हैं तो बहुत सफल प्रोग्राम हो सकता है। मतलब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। जी सर, प्रक्रिया शुरू चल रही है। जी सर। और उनको कुछ नहीं, ओपीडी पर्ची कटा करके आना पड़ता है। उसके बाद पहला विजिट के बाद उनको मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस दौरान कुछ भी दिक्कत होता है फिर भी आकर के वो पूछ सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी अलग अलग सेशंस चलाए जाते हैं, 15-20 उसके सेशंस होते हैं जिसमें वीकली विजिट के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर हम लोग देते हैं, और कई बार पेशेंट नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोग घर में या होम विजिट करके उनको हम लोग प्रॉपर फॉलोअप के लिए काउंसलिंग और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये आत्महत्या की बात हमने की थी, तो ये आत्महत्या का विचार ये किन किन परिस्थितियों में, विशेष करके युवाओं में बहुत देखने में आता है, विद्यार्थी वर्ग में ज्यादा? जी सर। तो किन किन परिस्थितियों में ऐसे विचार, इतने मतलब हिंसक विचार जो हैं, इतने आत्मघाती विचार आ जाते हैं? सर, अगर इसका कोई परिस्थिति ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बहुत, या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसी कंडीशन से, जैसे चिंता का विकार है, बार बार एक ही सोच को सोच रहा है, परिवार को चिंता को लेकर करके, अपने व्यवसायिक चिंता को लेकर, अपना व्यक्तिगत चिंता को लेकर अगर बार बार सोच रहा है और उस किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली निराशा की भावना आ जाएगी, उदासी की भावना आ जाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि मेरा परिवार का क्या होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो परिवार को क्या होगा। तो ये जो डर बना रहता है और एक जो निराशा की भावना उसमें जो आ जाती है, और जो बातों को किसी को नहीं कह पाते हैं क्योंकि कहने से डरते हैं, परिवार को कहने से इसलिए डरते हैं कि मैं परिवार को बोलूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे, तो ये एक डर रहता है, इसलिए अपनी बातों को कह नहीं पाते। दूसरे दोस्तों को नहीं बोल पाते कि अगर एक दोस्त को बोला किसी और को बता दिए तो वो भी समस्या बन जाती है, या उसने जाकर किसी और को कुछ बता दिया तो ये समस्या बन जाती है। तो अपने अंदर दबा के रखते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको उस मानसिक विकार के लिए ओर ले जाते हैं, उस निराशा की ओर ले जाते हैं, और अंत में उसके अंदर इस तरह की भावना आ जाती है कि ये क्या जिंदगी है, तो बेकार है, इससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। तो इस तरह की भावना आती, जिसके कारण से उनमें आत्महत्या जैसे विचार आते हैं। कभी कहीं रास्ते में चल रहे हैं, उनको नदी नजर आता है तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कूद जाना चाहिए। पंखे देख रहे हैं तो उनको लगता है कि मुझे इसमें लटक जाना चाहिए। चाकू देख रहे हैं तो हर समय आते रहते हैं। जी सर। अगर ऐसे परेशानी में है, जैसे अवसाद की अवस्था होती है, अवसाद जो है आत्महत्या का बहुत प्रमुख कारण है। अगर व्यक्ति लंबे समय से अवसाद की अवस्था में है तो उसमें आत्मघाती जैसे विचार आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, और यह अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, पहली बार जब किसी ने आत्महत्या की बात की हो तो कई बार देखा जाता है कि परिवार में लोग ये सोचते हैं कि चलिए ऐसे इसने बोल दिया होगा। जी सर। तो इस तरह का नजरअंदाज करना क्या भविष्य में घातक हो सकता है? क्या करना चाहिए जब पहली बार किसी ने ऐसा बोला हो? बिल्कुल घातक हो सकता है, और उस समय उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। उन समय पूरा परिवार को उसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए, और तुरंत ही किसी जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि इस तरह के बच्चे है या व्यक्ति है, इस तरह का विचार मन में ला रहे हैं जी। तो उसको जरूरी है कि स्वास्थ्य जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे दिखाना। जी। अच्छा, कई बार बच्चा जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता, किसी सामने वाले व्यक्ति को उस पर हमले की बात करता है, उसको नुकसान पहुंचाने की बात करता है। तो क्या ये दोनों स्थितियां अलग अलग हैं या दोनों की जड़ जो है वो एक है? जड़ एक है, और लेकिन स्थितियां दोनों अलग अलग है सर जी। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा कुछ मानसिक बीमारी है, सीवियर मेंटल कंडीशन में है, या व्यक्तित्व विकार है, तो एक ऐसा व्यक्तित्व विकार होता है जिसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो समाज के या परिवार के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, बिल्कुल भी उसको पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते जाते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे कुछ कौन क्या बोलेगा। इतनी ज्यादा अपने आप पर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सामान्य स्थिति नहीं होती, सामान्य स्थिति नहीं होती है, जिसको हम लोग एबनॉर्मल की संज्ञा देते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं और बुजुर्गों में भी हम ये देखते हैं कि अवसाद की स्थिति, तनाव की स्थिति होती है, चिड़चिड़ापन होता है। जी सर। क्या कारण नजर आता है कि एक बुजुर्ग जो है वो भी डिप्रेशन में जीता है? जी। अगर हम बुजुर्गों की बात करें
तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आयु बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है। हाँ। तो कुछ मेंटल कंडीशंस होते हैं, फिजिकल कंडीशंस होते हैं, उनको बीपी उस टाइम पे हाई हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको मन में डर रहता है कि अब मुझे ऐसा हो रहा है तो कुछ बीमारी तो नहीं हो जाएगी या मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। तो एक जो फियर ऑफ डेथ होता है, मृत्यु का भय होता है, उस टाइम पे बना होता है। उसके अलावा उस अवस्था ऐसी होती है कि जैसे उनका रिटायरमेंट का हो जाता है, या रिटायरमेंट से पहले का है तो मेरा रिटायरमेंट हो जाने के बाद मैं किसी पर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा। उसके अलावा अगर फैमिली में डेथ हो गई है या स्पाउस है, वाइफ की डेथ हो गई है, तो वो भी अकेलापन जो महसूस होता है, उसके साथ लोग बातचीत नहीं करते हैं, घर का जो परिवार में होते हैं वो बातचीत नहीं करते हैं, मतलब बच्चे सब व्यस्त रहते परिवार हैं के लोग अपने जीवन में। जी, तो डिप्रेशन की भावना भी उसमें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक होता है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है कि उनके जो संगी साथी होती है, उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो दूर हो जाते हैं या उनमें से कोई नहीं रहता है। तो वो एक रहता है कि नहीं, हमारे तो दोस्त थे, अब नहीं रहे हैं, तो मैं भी क्या करूंगा। तो इसलिए ये तमाम वो कारण है जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मानसिक जो है वो अस्वस्थता का शिकार हो जाता है। जी सर। महिलाओं की बात करें तो क्या लगता है किस तरह की परेशानियां उनके जीवन में आती हैं? अगर महिलाओं की बात करें सर, तो इसको दो पार्ट में हम ले सकते हैं। एक जो काम करने वाले होते हैं और जो घर में होते हैं, हाउस वाइफ होते हैं। अगर हम काम करने वालों की बात करें, वर्किंग वुमेन की बात करें, तो उनमें भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से वो परेशान हो सकते हैं। उनका ऑफिस का वर्कलोड हो सकता है। उसके अलावा जैसे फैमिली में है, तो फैमिली में अगर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक तनाव में आ जाते हैं। इसके अलावा ऑफिस में कुछ ऐसा या कलीग के साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप इश्यूज हो गया है, तो वो भी उसका कारण बन सकती है। और अगर हम हाउसवाइफ की बात करें, तो उनके अंदर भी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अलावा एक होता है कि लिमिटेड एक एनवायरनमेंट होता है, अपनी बातों को कहीं शेयर नहीं कर पाते हैं, कहीं बोल नहीं पाते हैं। उसके अलावा ये है कि जो कहीं बाहर आना जाना मिलना नहीं हो पाता है, तो एक कुंठित फ्रस्ट्रेशन की भावना उसके अंदर आ जाती है। और कई बार देखने में आता है कि तुलना की जाती है। जी सर। और समाज में इन दिनों एक सोच चल पड़ी कि जो आत्मनिर्भर महिला है, जी सर, या जो किसी जॉब में है या जिसका अपना कोई बिजनेस है, तो उसको ज्यादा सम्मान देने की एक भावना जो है वो चल पड़ी है। और लगता है कि अगर हाउसवाइफ है तो उसको उसकी तुलना में कम आंका जाता है। क्या भी ये भी एक कारण हो सकता है? ये कारण है सर, बिल्कुल कारण है। और अभी हम जो आधुनिक समय में देखें तो ये बहुत प्रचलन में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हाउसवाइफ है तो एक हीनता की भावना उनके लिए आ जाती है। अगर वर्किंग है तो हाँ, उनके लिए एक सम्मान की भावना आ जाती है। लेकिन नहीं आनी चाहिए, नहीं गलत है। बिल्कुल जी सर। अच्छा, आपने बताया कि अपनी बात नहीं बोल पाते, बात बोलना चाहिए। कितना जरूरी है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपनी बात बोल पाए? इसके लिए उसके परिवार वाले, समाज और दोनों जो है अपनी अपनी भूमिका बहुत बेहतर ढंग से निभाएं। क्या है भूमिका परिवार और समाज की? परिवार और समाज की बहुत भूमिका है इसमें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, पुरुष है, जब तक हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी क्षेत्र के लिए हो। और सबसे पहला जो प्राइमरी जो केयर होता है वो फैमिली से होता है, परिवार से होता है। तो परिवार के लोगों की पूरी जिम्मेदारी है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें, उनको सहयोग दें, उनका वैसे ही ध्यान रखें जैसा वो रखते हैं। जब तक उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनको अकेलापन अपने आप में लगेगा, उनको ये लगेगा कि मेरा परिवार ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो उनके अंदर ये भावना आ जाएगी जब मेरा परिवार ही साथ नहीं दे रहा है तो बाकी लोग और कैसे ध्यान देंगे। तो इसलिए सपोर्ट बहुत जरूरी है परिवार का। और उनकी बातों को, जैसे कुछ भी चीजें अगर बता रहे हैं तो उनको रोकना नहीं है। अच्छा, उनको उनकी बातों को सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानी में होते हैं या परिवार के और सदस्य अपनी परेशानी में होते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, नकार देते हैं। इसलिए आपसी सामंजस्य बना करके एक दूसरे की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। मतलब कई बार देखने आता है कि व्यक्ति ज्यादा बोलता है और कई बार एकदम चुप हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में जो है परिवार का सहयोग मिलना चाहिए, समाज का सहयोग मिलना चाहिए। अच्छा, कई बार देखा जाता है कि जो आधुनिक जीवन शैली है ये भी मानसिक अवसाद की या मानसिक अस्वस्थता का एक कारण जो है वो बनती है। और एक इंटरनेट एडिक्शन एक नया शब्द जो है बड़ा प्रचलन में है इन दिनों। तो क्या इंटरनेट एडिक्शन भी मानसिक अस्वस्थता का कारण है और कैसे इसका निदान किया जाए? जी सर, ये बहुत बड़ा कारण है। और आजकल हम जो देख रहे हैं, जैसे कि वरदान है विज्ञान, और तो अभिशाप भी है। तो उसका जो भी सदुपयोग के लिए हमको अगर मिला है तो उसका जो प्रॉपर सदुपयोग करना है, एक लिमिटेड रूप में करना है, तो वो कारगर साबित हो सकती है। लेकिन आजकल जो समस्या हो रही है कि हम परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन परिवार के साथ नहीं है।
तो एक जो लिमिट हो गया है, लिमिटेड हम लोग सीमित पूरी तरह से हो चुके हैं मोबाइल के साथ, और हमारा सोशल नेटवर्क्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम किसी को आंसर भी नहीं कर पाते हैं, रिप्लाई भी नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर वो भावना आती है कि मैंने इसको आंसर नहीं कर दिया। भले परिवार के लोग बैठे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। तो एक जो ये समस्या जो बन गई है, और इसके साथ साथ जो मेंटल डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं चिड़चिड़ापन के रूप में, और बच्चों में ज़्यादा देखने को अगर मिल रहा है कि बच्चे एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं उसकी बात को मानते नहीं हैं, जो भी बोलते हैं उसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो नींद की समस्या हो जा रही है, बच्चे सो नहीं पाते हैं। और जो सर इंटरनेट एडिक्शन की अगर बात आई है, तो आजकल जो गेम बच्चे खेलते हैं, तो अगर वो सोए हुए हैं तो नींद में भी उस चीज़ को याद कर रहे हैं। और ज़्यादातर परिवार वालों के सो जाने के बाद बच्चे इस तरह के गेम खेलते हैं, जागते हैं विशेष रूप से इसके लिए। जी सर। और फिर दूसरे दिन भर परेशान खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो व्यवहार में परिवर्तन आए हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के रूप में सामने आए हैं, और कई बार पेरेंट्स इस चीज़ को कंप्लेन लेकर के आते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा सपने में डर रहा है, सपने में रो रहा है, और बार बार उस चीज़ को बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई मार तो नहीं देगा। तो इस तरह के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी इसमें सामने आए हैं। अच्छा, शरीर के साथ साथ बुद्धि का व्यायाम या मानसिक व्यायाम कहें, कितना जरूरी है? शरीर और बुद्धि दोनों का व्यायाम बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हमारा शरीर ही हमारे मन को ढो करके रखा है, हमारे शरीर में ही हमारा मन स्थापित है, और जो भी काम हम करते हैं हमारे मन से करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जी, मतलब यह है कि स्वास्थ्य की अगर परिभाषा है तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों समान रूप से उसमें शामिल है, ये कह सकते हैं। जी सर। मोनिका जी, इस कार्यक्रम में आप आई और आपने आज मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारा स्वास्थ्य और मनोविज्ञान जैसे विषय पर हमारे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, और एक जिज्ञासा थी और संदेह थे कुछ, और उस संदेहों का समाधान आपने किया, जिज्ञासाओं को शांत किया। और हमारे सभी दर्शक ने आज ये जान लिया होगा कि हमारे पास वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जिसके उपयोग से हम अपनी हर परेशानी का हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो बात है वो ये कि अपने से संबंधित अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें, कोई भी अगर मुश्किल है, कोई भी अगर दिक्कत है, तो अपने आप से बात करें, अपने परिवार के लोगों से बात करें, अपने आसपास के परिवेश को इस तरह से बनाएं जहां एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निकलती है, फिर मानसिक स्वास्थ्य जो है वो स्थापित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चर्चा के लिए। धन्यवाद सर।